क्या होगा अगर सभी चीज़ों का दाम गिरते चला जाए? कितना मज़ा आएगा ना। मान लो किसी चीज़ का आज दाम 100 रुपये है, अगले महीने 90, उससे अगले महीने 80, और ऐसे ही साल बीतते बीतते 20 रुपये, और ऐसे ही गिरता चला जाए। हम गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को कितना मज़ा आएगा ना। मतलब हम सब कुछ अफोर्ड कर पाएंगे, सब कुछ खरीद पाएंगे। गलत। अगर ऐसा किसी देश में होता है तो वहाँ क्रैश भी आ सकता है। कैसे? देखो, इस सिचुएशन को फाइनेंस में कहा जाता है डिफ्लेशन, यानी कि सभी चीज़ों का दाम गिरना। अगर मान लो किसी चीज़ का कीमत, जैसे ये पेन है, इसका कीमत मान लो 100 रुपये है और मुझे इसकी नीड है, बट मैं जानता हूँ कि इसका प्राइस गिरने वाला है, मतलब कुछ दिनों में 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और ऐसे ही गिरते जाने वाला है। तो मुझे नीड भी रहेगा ना, फिर भी मैं इसे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ दिन बाद इसका दाम गिरेगा, तब मैं खरीद लूंगा। ऐसे ही क्या होगा, कोई खरीदना नहीं चाहेगा सामान, जिससे बिजनेसेस को लॉस होगा और वो अपने एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को फायर कर देंगे, जिससे मार्केट तो क्रैश होगा ही, और इससे बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। लो जी, मैंने तुमको एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया, ये कि डिफ्लेशन से, यानी सभी चीज़ों का दाम गिरने से बेरोजगारी बढ़ती है, यानी कि इसका उल्टा करें तो इन्फ्लेशन से, यानी महंगाई बढ़ने से बेरोजगारी घटती है, यानी कि रोजगार मिलता है। कैसे? आओ समझते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना होगा इन्फ्लेशन, और उसे समझने के लिए हमें समझना होगा डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि मांग और आपूर्ति। अब जैसे मान लो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया और मुझे इसकी लागत पड़ी 4 रुपये, और लेने वाला भी एक आदमी है, तो मैं उसे इजीली 5 रुपये में दे दूंगा, 1 रुपये का प्रॉफिट करके। वहीं लेने वाले बहुत सारे लोग हो जाए, मान लो मैंने एक पेन बनाया और 10 लोग लेने के लिए हो गए, मतलब वो लेना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसका दाम बढ़ा दूंगा। जैसे 15 रुपये कर दिया, 20 रुपये कर दिया, 5 रुपये से सीधा। अब जिसके पास 20 रुपये होंगे वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो ऐसे ही जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, उसका प्राइस भी बढ़ता है। जैसे अभी के लिए तुम देख सकते हो गोल्ड को, सोने को, बिकॉज कि वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड मात्रा में है और लोगों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर किसी चीज़ का डिमांड घटेगा तो उसका प्राइस घटेगा। यही है डिमांड एंड सप्लाई। कांग्रेट्स, तुमने दूसरा कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़े से कंप्लीट कर लिया है। अब समझते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। महंगाई काम कैसे करती है, ये बढ़ती कैसे है, और महंगाई बढ़ने से रोजगार कैसे मिलता है। पता है, जब मैं छोटा था, यानी बचपन में था, तो मुझे लगता था कि ऊपर बैठे सरकार और पॉलिटिशियंस ही से कंट्रोल करते हैं, मतलब कि वही महंगाई बढ़ा रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई मोटा मोटी 4 तरीके से बढ़ती है। फर्स्ट, इकोनॉमिक बूम। इसमें क्या होता है कि जब हमारे भारत की जीडीपी बढ़ती है या किसी भी देश की जीडीपी बढ़ती है, तो मतलब कि लोगों के पास पैसा आ रहा है खर्च करने के लिए। अब लोग खर्च करना चाहेंगे तो सप्लाई तो उतना ही आ रहा है, बट डिमांड लोग चीज़ों का बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। इसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नंबर 2, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ना किसी कारण की वजह से। जैसे मान लो किसी साल खराब मौसम आ गया, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, जिससे गेहूँ चावल कम हुए, तो सप्लाई तो बहुत कम गया, लेकिन लोग तो खाने वाले हैं, तो इससे क्या होगा, दाम बढ़ेगा। ऐसा ही जब सरकार टैक्स लगा देती है या फिर जीएसटी लगा देती है या फिर इंपोर्ट टैक्स कोई लगा देती है, तो सामान का दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। नंबर 3, इंक्रीजिंग सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि सरकार जब अपने कर्मचारियों का, अपने एम्प्लॉयज़ का पैसा बढ़ा देती है, सैलरी बढ़ा देती है। इसमें भी सेम चीज़, लोगों के पास पैसा आया तो वो खर्च करना चाहेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसे बोलते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। नंबर 4, करेंसी डिप्रिसिएशन, जो कि आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, सरकार बहुत ज़्यादा नोट छाप देती है, जिसकी वजह से नोट का जो वैल्यू है बहुत कम जाता है। बिकॉज कि देखो, बहुत ज़्यादा अगर नोट छाप देगी तो जनता के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जिससे वो खर्च करना चाहेंगे और डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। अब महंगाई बढ़ने से रोजगार कैसे बढ़ता है, तो देखो, तुमको ये पेन वाला एग्जांपल याद होगा, जो कि मैंने 4 रुपये में मात्र बनाया था और 20 रुपये का सेल किया था। बट मैं एक ही लोग को दे पाया था, लेकिन ज़रूरत तो 9 और लोगों की थे ना। तो मैं क्या करूँगा, इस पेन को जल्दी जल्दी बनाने के लिए और भी लेबर्स रख लूँगा। अब पेन की कॉस्ट 4 रुपये थी, 2 रुपये लेबर कॉस्ट हो जाएगा, 6 रुपये पड़ेगा। तो मैं इजीली इन 9 लोगों को 10 रुपये का सेल करूँगा। तो इस तरह मैंने मार्केट गैप भी भर दिया और लेबर्स को भी हायर कर दिया, तो जिससे रोजगार भी मिल गया लोगों को। तो ऐसे ही बिजनेसेस काम करती है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। अब तुमको इन्फ्लेशन का बहुत तगड़ा वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। 1986 का तुम्हारे स्क्रीन पर एक बिल आ रहा होगा, रॉयल इनफिनिटी बाइक का,
जिसमें कि इसका कीमत जो है 18,700 रुपये था, मात्र 1986 का बिल है। बट अभी के टाइम पर इसका कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपये हो चुका है। इसी तरह 1965 में एक साइकिल का कीमत मात्र 100 रुपये था, बट अभी के टाइम में 8,000 से 10,000 हो चुका है। इसी तरह 1958 में मात्र अगर तुम्हारे पास 1 रुपये 20 पैसे होते ना, तो वो अभी के टाइम के 100 रुपये के बराबर थे। उस टाइम अगर तुमने किसी चीज़ को 1 रुपये 20 पैसे में खरीदा है, तो 2020 के समय में वो चीज़ 100 रुपये की मिलती। और ये रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ 2020 तक की ही थी। 2026 में अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये और भी ज़्यादा होगी। तो हर देश के लिए इन्फ्लेशन इस तरह बढ़ना ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा बढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। इंडिया के लिए आइडियल जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% से लेकर 6%, एवरेज ले तो 4%। और विकसित देशों के लिए, जो डेवलप्ड देश हैं, वहाँ 2% है। तो आई थिंक मैंने तुम लोग को इन्फ्लेशन पर बहुत ज़्यादा बढ़िया से बताया है, बताने की कोशिश की है। और अगर तुम लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।